मथुरा रिफाइनरी से यहाँ के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है। मथुरा रिफाइनरी से समूचे भारत का विकास हुआ है। महंगाई के ऊपर कोई नहीं बोला। पूरी मेरठ की जनता जानती है, अगर मेरठ की आवाम को किसी ने बेचने का काम किया है तो आप कांग्रेस को समर्थन क्यों देते हैं? छठा चरण किरण और अभी हमारे साथ अमित जी भी बाड़े। अमित जी से जाना जाओ। अमित जी, मथुरा रिफाइनरी के बात हो रहा है, मथुरा के समस्या से संबंधित बात हो, सड़क के समस्या है, बिजली के समस्या है, पर्यटन के जिस तरह से मैं सौरभ उठौले की पर्यटन पर भी कुठाराघात हो रहा बा। हर तरफ समस्या वर्तमान कहल जाओ कि नाक के तरफ फन काड़े खड़ा बा। वैसा स्थिति में वर्तमान स्थिति में जो चुनाव हो रहा बा, का स्थिति देख रहा बानी मथुरा में? देखिए, अब मतदान छठे चरण में पहुंच गया। पिछले 1-1.5 महीने से हर प्रत्याशी, हर दिग्गज नेता यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इतने लंबे समय में हर तरह का एजेंडा सामने आया, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी भी लोकल इश्यूज को नेता बहुत इफेक्टिव ढंग से नहीं उठाए और जनता इसे मिस कर रहे हैं। जब सबसे पहला नज़र किसी भी जनता का अपने आसपास की व्यवस्था पर होता है। आप ध्यान देंगे, अभी छठा चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ राष्ट्रीय राजधानी से एक सबसे इम्पोर्टेंट सड़क NH-24 पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है और इसमें इतनी ट्रैफिक इतनी तेज़ है, फिर भी आज भी ये 2 लेन का सड़क है। और गाजियाबाद से नोएडा आने में लोगों को 4-4 घंटे जाम का सामना करना पड़ता है। तो दुर्भाग्य से इस इलेक्शन में कोई प्रत्याशी उस जाम की चर्चा नहीं किया, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी उस तरह की भी समस्या उठाए। संजोग से जितने दिग्गज नेता हैं, जितने स्टार प्रचारक हैं, वो ऊपर वाली बातें करते हैं कि इतना पैकेज दिया, इसका यूज नहीं हुआ। भ्रष्टाचार ऊपरी तौर पे सब चर्चा कर रहा है कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा समस्या है, लेकिन जो बेसिक जो हर दिन जो एक आदमी जो फेस करता है, हर दिन जो एक आदमी के सामने जो समस्याएं आती हैं, उसके लिए कभी किसी प्रत्याशी या किसी दल ने उसे सीरियसली ये नहीं बोला। स्थानीय मुद्दा गौन होता दिख रहा है। राष्ट्रीय पार्टी और मतलब जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं, नेता हैं, इवन जो कैंडिडेट आखिरी कैंडिडेट है, वो भी स्थानीय मुद्दों को नहीं उछाल रहा है। और सबसे बड़ी जनता के सामने यही पीड़ा है कि मेरा ये जो बीच स्तर का चुनाव है, ये कोई राष्ट्रीय, ये हम लोग स्टेट असेंबली बनाने जा रहे हैं। लोग एक्सपेक्ट करता है कि मेरा प्रत्याशी मेरे बीच का आदमी हो और मेरे आसपास की समस्याओं के बारे में समझे और उसको दूर करने की बात करे। तो ये होता हुआ नहीं दिख रहा है, ये एक बहुत बड़ी विडंबना। लेकिन सौरभ, वाकई में अमित जी एक सवाल गंभीर जरूर उठा रहे हैं। वाकई में चर्चा चाहे राहुल गांधी हो, मायावती हो, या फिर मुलायम सिंह यादव हो, अखिलेश जो भी आया, अजीत सिंह, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव, अजीत सिंह भी एक अहम कल जब कैरेक्टर बढ़े, तो लोकल इशू पर चुनाव वाकई में अब तक 5 चरण के चुनाव देखल जाओ तो वही भ्रष्टाचार, महंगाई, तमाम ऐसा मुद्दा पर चर्चा। लेकिन जिस तरह से बताऊनी कि रिफाइनरी की समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, सड़क समस्या है, पर्यटन समस्या है, लेकिन ये इशू पर जनता आवाज तो जरूर उठा रहा बा, लेकिन वोटिंग हो रहा बा का एकरा पर? राजेश, मैं अमित जी की बात से सबसे पहले इस बात से सहमत हूँ। विकास जो मुद्दा बनना चाहिए था, विकास जो मुद्दा बनना चाहिए था, और विकास मुद्दा तभी बनेगा जब लोकल इशूज़ पर बात होना शुरू होगी। लोकल में समस्याएं हैं, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, तमाम तरीके की समस्या। यही विकास की हमारी सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ी दर सीढ़ी इन्हीं तरीके से हम विकास पर चढ़ते हैं। लेकिन ये मुद्दे वाकई में नहीं बने, और ये जनता को सोचना, इस बार जो चुनाव हो रहा है राजेश, ये भी हमको सोचना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार इसमें मुद्दा है, लेकिन वो भ्रष्टाचार लोकल स्तर का मुद्दा नहीं है कि सड़क यहाँ पर नहीं बन पाई तो इसलिए नहीं बन पाई कि साहब फलाने बीजेपी के विधायक थे तो वो हमारे नेता थे और इस वजह से नहीं बन पाए। विकास वहां पर भ्रष्टाचार मुद्दा है, लेकिन वो मुद्दा लोकल स्तर का मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा बनाया गया राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा। तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से स्थिति फिर वही आ गई कि हमारे विकास जो नेता जो है वो रेवड़ियां जो दे रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी कि जनता उसमें उलझती है या नहीं उलझती है, और अगर जनता उलझी है इस बार, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। और अगर जनता, अमित जी, वाकई में उलझती है तो क्या ये माना जाए कि तमाम बड़े जितने भी पार्टियां हैं, उनके बड़े नेता हैं, जानबूझकर ये जनता को उलझाए रखना चाहती है? नहीं, ये सच है कि जनता हर बात समझ रही है। अब वो उनका समझ और उनका वोट ये एक होगा कि नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। जब हम आप सब घूम रहे थे तो हर जगह लोगों ने उठाया कि आज तक इन जितने छोटे छोटे शहर में उनका टाउन प्लानिंग तक नहीं हुआ है। नालियों का पानी कहाँ जाएगा, कैसे जा रहा है, इसकी चिंता किसी को नहीं है। हर गलियों में पानी, हल्का बरसात होता है, हर गली में पानी भर जाता है। आज तक इसको दूर आप नहीं कर रहे हैं।
उस शहर को भी लोकल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, उनका ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट व्यवस्था नहीं है। रिक्शा चल रहा है, रिक्शा भी चलने के लिए जगह नहीं है। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात है कि आप केवल एक राष्ट्रीय राजधानी, देश की राष्ट्रीय राजधानी को चमका देने से, और राष्ट्रीय राजधानी से दिग्गज नेता वहाँ रहते हुए हर 5वें साल मेरे यहाँ आकर दिवा स्वप्न दिखलाने से अब काम चलने वाला नहीं है। और हमें बाकी राज्यों के जैसा, चाहे साउथ के जितने राज्य हैं, अपने देश के अंदर भी बहुत ऐसा राज्य है जिसका मॉडल ऐसा है। अमित जी, मैं एक चीज यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, जो छठे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें कुछ मुद्दे ऐसे भी हैं जो वाकई में राष्ट्रीय स्तर के इशू हैं, जैसे दादरी, नोएडा, मथुरा, इन सभी जगहों पर भूमि अधिग्रहण का मुद्दा है, जो राष्ट्रीय मुद्दा भी है और जो लोकल समस्या भी है और जो देश की भी समस्या है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब बात यह है कि जो वोट बैंक है, इस छठे चरण का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक का कितना बड़ा प्रतिशत जो है वो इस समस्या से ग्रसित है। तो ये रालोद की आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, आरएलडी की बात की थी, और आरएलडी के साथ आरएलडी का वोट बैंक यही है, और किसानों की समस्या अगर देखी जाए तो उसी की राजनीति के आधार पर कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की राजनीति कर रही है। तो ये भी इस क्षेत्र के साथ एक बात। लेकिन सौरभ, ये आपने वाकई में सही कहा, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस क्षेत्र में चाहे अजीत सिंह जा रहे हों या फिर राहुल गांधी जा रहे हों, सोनिया गांधी जा रही हों, या मुलायम हो या मायावती हो, मुद्दा तो जरूर दादरी प्रोजेक्ट का मुद्दा है, भूमि अधिग्रहण का मसला है। यहां तक कि राहुल गांधी भट्टा परसौल की बात करते हैं, लेकिन इस दौरान जो चुनाव प्रचार किए हैं उसमें कहीं सबका जिक्र नहीं है। ये अब दरअसल है क्या, इन्होंने जो 7 चरणों के जो चुनाव है, आप पहले चरण से लेके 5वें चरण तक आप देखिए, उन्होंने छठे चरण में जब उन्होंने बात की थी तो बुंदेलखंड के लिए बात की थी। ये एक बहुत बड़ी रणनीति पार्टियों की बनाई हुई है। इससे पिछले चरण में जब चुनाव था, बहराइच और अयोध्या का चुनाव था, तब मुस्लिम आरक्षण की बात, तब बाटला हाउस इनकाउंटर के मुद्दा सामने निकल के आया था। जब बुंदेलखंड के समस्या के सामने की जब बात आई तो ओबीसी की बात सामने निकल के आई। तो आप देखिए कि हर चरण के जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में चुनाव है, वहां के वोटर्स के आधार पर चुनावी मुद्दे बनाए गए हैं। और अब आप देखिएगा कि जब वापस इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो छठे चरण का मतदान होगा, उस मतदान से एक दिन पहले तक या तो किसानों से संबंधित किसी तरीके का किसी पार्टी का कोई बयान, या फिर करप्शन से रिलेटेड। और करप्शन का आप देखिए एक नमूना सामने आने लगा है, कर्नाटक वाला, बिल्कुल कर्नाटक वाला नमूना सामने, क्योंकि ये कांग्रेस बहुत अच्छे से जानती है। और और जबकि आप देखिए येदियुरप्पा की, हालांकि इस मुद्दे पे बात लाना इसलिए जरूरी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ जैसे जैसे चुनाव बढ़ेगा, मुद्दे 2 ही बनेंगे, एक करप्शन पहला मुद्दा बनेगा और दूसरा मुद्दा भूमि अधिग्रहण बनेगा। और दोनों नेशनल इश्यूज भी हैं और दोनों लोकल समस्याएं भी हैं। तो ये आप देखिए कि हर चरण का जैसे जैसे चुनाव है, उसमें चुनावी मुद्दा भी अलग अलग है। नहीं, चुनावी मुद्दा अलग है अमित जी। वैसे स्थिति में एक और बात होती है, ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, चाहे मथुरा का रिफाइनरी मामला हो या मुरादाबाद में जो पीतल के बर्तन वगैरह बनते थे, चीनी मिट्टी का जो बर्तन का उद्योग एक था, हर घर में बना करते थे। आज की स्थिति में पूरी तरह से बेरोजगार है, हाथ को काम नहीं मिल रहा है, एक अहम समस्या बनती जा रही है। नहीं, बहुत दिलचस्प है कि अगर आप देखेंगे तो यूपी का हर एक जनपद जो है वो कुछ खास उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है, और ये बहुत पुराने समय की बात है। और दुर्भाग्य से, और हर जनपद जो है उनका अपने आप में वो उस मॉडल पे चलता है जहां उनके लोगों को खुद का रोजगार अपने जनपद में मिलता है और बाजार उनके खुद के जनपद में है। लेकिन दुर्भाग्य से ये स्टेटस को भी हमारे राजनेता बचा कर नहीं रख पाए, और जितना ये घरेलू उद्योग है ये हर दूसरे दिन मर रहा है। और इसकी चर्चा हालांकि बुनकर का चर्चा राहुल गांधी ने शुरुआत में पैकेज देकर फिर वही वोट की राजनीति उन्होंने की थी, लेकिन बाकी उद्योगों पर उनका कोई खास एम्फेसिस नहीं रहा। जबकि रॉबर्ट वाड्रा का गृह जनपद मुरादाबाद रहा है और उनका वहां से वो उनका व्यवसाय भी आज है। ये बात राजेश जी मैं आपको बताऊं, देखिए चाहे बुनकर की बात हो, मैं खुद भी बरेली का रहने वाला हूं और बुनकर वहां पर बहुत बड़ी तादाद में है। अलीगढ़ में आप देखिए ताला व्यवसाय, और मुरादाबाद में रॉबर्ट वाड्रा, एक उदाहरण आपने दे दिया। अब मैं आपके लिए बताऊं, जहां ये सारे व्यवसाय जो हैं, जितने कुटीर उद्योग है, जो छोटे छोटे उद्योग है, वो मुस्लिमों के हैं। मतलब ये अगर इन पर जो वंशानुगत जो राज है वो मुस्लिमों का है, लेकिन वही उनका जो सबसे बड़ा जो खैरख्वाह होगा, जो मतलब उनकी सबसे बड़ी उनकी राजनीति कर रहा होगा, वो भी एक मुस्लिम होगा और वो उसी उद्योग से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन वो उनका राजा बना बैठा होगा। और उनके ठीक नीचे उसी वही अल्पसंख्यक लोग होंगे, लेकिन वो उनके घर में जो है चूल्हा जलाने के लिए 2 जून की रोटी भी मुश्किल होगी। तो कहीं ना कहीं जो उनके नेता हैं वही उनको चाहते ही नहीं है कि वो कभी पनप के ऊपर बढ़ पाए, उनके शिक्षा का स्तर बढ़े, उनके घर में 2 की जगह 4 रोटियां सीखना शुरू हो जाए, उनके बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाए।
वही उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ताले का बिजनेस हो, पीतल का बिजनेस हो, बुनकरों का बिजनेस हो, ये सारे बिजनेस जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर रहते हैं और इसमें बीच में मीडिएटर रहते हैं। तो जो बड़े रॉबर्ट वडेरा खुद इतने बड़े आदमी हो गए, तो आखिरकार जो और लोग हैं वहां पर वो गरीब क्यों रह गए? पीतल उद्योग खत्म क्यों होने लगा? वो वहां से आके दिल्ली में आकर रहने लगते हैं और पीतल उद्योग मुरादाबाद में खत्म होने लगता है, ताला उद्योग वहां पर खत्म होने लगता है। संतोष गंगवार वहां पर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से 6 बार सांसद रह चुके हैं। प्रवीण सिंह ऐरन, अब उनकी पत्नी जो है, मैं बरेली की बात कर रहा हूं, प्रवीण सिंह ऐरन जो है वो कांग्रेस से सांसद है, उनकी पत्नी वहां की मेयर है। वहां पर बुनकरों की बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बुनकर जहां पर है वो बुनकर खत्म होते चले गए, लेकिन उन्हीं की जगहों पर जो मुस्लिम नेता वहां पर है, वो मुस्लिम नेता उसी व्यवसाय से बहुत बड़े आदमी बने हुए हैं। तो वो चाहते ही नहीं है ये समस्याएं खत्म, लोकल इश्यूज वो उठाना ही नहीं चाहते। और एक सबसे बड़ी बात, जो मुद्दे हैं वो लोग अब इन चीजों से बहुत खत्म हो चुके हैं, वो बहुत, अब जब वो सोचते हैं हमें तो लगता है कि ज्यादा अब नेता से ज्यादा अपेक्षा भी नहीं बिल्कुल रख रहे हैं। उनकी निराशा पूरी तरह से दिख रही है और इसीलिए मैंने कहा कि हमें तो लगता है कि जानबूझकर ये तमाम बड़े जो दिग्गज लीडर हैं, जो समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, वो जानबूझकर जनता को भटकाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीतिक रोटियां चलती रहे, सिकती रहे। हाँ, उनकी दिलचस्पी भी नहीं है, सच मायने में उनकी दिलचस्पी नहीं है कि ईमानदारी से एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ा जाए और लोगों का एक जीवन स्तर एक उठे। तो इस तरह की कोई नियति नेताओं के अंदर दिखती नहीं है। और दुर्भाग्य से देखिए, चुनाव के बहाने कम से कम दिल्ली के नेताओं को एक जमीनी हकीकत पता चलने का एक मौका होता है। हमें तो लगता है कि बहुत ऐसे नेता हैं जो कि दिल्ली से अपने चुनाव प्रचार के लिए, हमें लगता है कि ये चुनाव प्रचार के मौके ही पर जाते हैं और अगर आए दिन जाते भी हों तो अपने घर और सीधे फिर दिल्ली वापस आते हैं। बिल्कुल। मैं एक उदाहरण और देता हूँ, मेरठ की बात। मेरठ में अब चुनाव होने जा रहा है। मेरठ में एक बहुत पुराना मुद्दा है, पिछले कई सालों से कमेला है, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में तादाद में वहां पर जानवर काटे जाते हैं। अच्छा। और बहुत पुराने समय से मेरठ के लोगों की ये मांग है कि इस कमेले को शहर से बाहर कर दिया जाए, लेकिन उस पर राजनीति लगातार हो रही है और वो कमेला आज भी जस का तस बना हुआ है। उस कमेले के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं, समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगते हैं कि सरकार आपकी भी थी, कमेला वहां क्यों नहीं जा पाया। वो कहते हैं साहब नगर निगम तो आपका है, आप चाहते तो उसको बढ़ा दिया जाता। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी रहेगा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं। और जनता वहीं पे है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। लेकिन तमाम नेता जो दावा कर रहे हैं कि मेरी कोशिश है समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के पास विकास की किरण पहुंचनी चाहिए, लेकिन कब पहुंचेगी, कहां पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, वो सिर्फ भाषणों में ही झलकता है। फिलहाल यहां पे वक्त है एक छोटा सा ब्रेक का। मथुरा रिफाइनरी से यहाँ के लोगों को कोई रोजगार नहीं मिला है। मथुरा रिफाइनरी से समूचे भारत का विकास हुआ है। महंगाई के ऊपर कोई नहीं बोला। पूरी मेरठ की जनता जानती है, अगर मेरठ की आवाम को किसी ने बेचने का काम किया है तो आप कांग्रेस को समर्थन क्यों देते हैं?